हाँ जी बालको, मैं अभी आप लोगों के सामने लाइव आया था। मैंने कहा था साउंड ऑफ म्यूजिक के क्वेश्चन आंसर्स। अब आप सॉरी लाइव मतलब लाइव में कराया था हमने चैप्टर। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए 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 बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं भैया क्या है इसके क्वेश्चन आंसर्स में। पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। टेन टेन है पहला। हाउ डिड एल्विन ग्लेनी लूज हर हियरिंग एंड हाउ डिड इट अफेक्ट हर लाइफ इनिशियली। आपको याद होगा कहानी में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में उनको जो है धीरे धीरे सुनने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई। प्रॉपर डीफ नहीं थी, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बहरी नहीं थी, लेकिन स्टिल लाइफ के साथ साथ जो है वो स्लोली स्लोली इस प्रोसेस में कंप्लीटली डेफ हो गई, कंप्लीटली जो है बहरी हो गई। तो स्टार्टिंग में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी सुनने में। जब याद होगा आपको पियानो के लिए जब वो जा रही हैं बजाने तो उसकी मम्मी उनको बोल करती है बेटा आजा आजा, उसको रिएक्ट नहीं करती है। तो वहां पे एक ट्रिगर पॉइंट होता है उनकी मम्मी का कि शायद ये जो है सुनने में प्रॉब्लम है। तो वो कैसे कैसे फेस करती हैं, कैसे उनको पता चलता है कि भैया तुम एक स्पेशल चाइल्ड में हो, तुम्हें स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए, उन सब सिचुएशन को कैसे फील करती है आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। तो भैया एल्वी बिगेन लूजिंग हर हियरिंग एट द एज ऑफ 8। कौन सी क्लास में भैया? जब वो 8वीं क्लास में नहीं थी, जब वो 8वीं साल की थी। जब वो मतलब 8 साल की थी तब जो है उसका जो है नर्व डैमेज की वजह से उसकी सुनने की क्षमता कम हो गई थी। एंड बाय 11 तक जो था वो पूरी तरीके से डेफ हो गई, पूरी तरीके से जो है बहरी हो गई। तो आप देख सकते हो कि भैया 8वीं क्लास में, जो फिर बार बार 8वीं क्लास बोल रहा हूं, 8th साल की, जब वो 8 साल की थी, 8वीं में क्लास आ जाती है एकदम से। तो जब वो 8 क्लास जब वो 8 साल की थी तो उसको जो है याद आता है कि मतलब उसको धीरे धीरे सुनने में कम हो जाता है। और जब वो 11 साल की होती है तो कंप्लीटली क्या हो जाती है, बहरी हो जाती है। आगे बोलता है इनिशियली स्टार्टिंग में हर डिसेबिलिटी लेड टू डिस्करेजमेंट फ्रॉम टीचर्स एंड अदर्स। मतलब डिसेबिलिटी जो ठीक है ना कहीं डिस्करेज करी थी। देखो स्टार्टिंग में उसने हाइड किया अपने आप को कि भैया मैं ऐसे मतलब बहरी है, बोलो बोलो। अब क्योंकि सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है तो वो बता भी नहीं पा रही है। तो स्टार्टिंग में हर किसी अपने टीचर्स को चाहे पेरेंट्स को डिस्करेज करती है, क्या हुआ भैया टेंशन नहीं है इसकी, क्या क्या ये ध्यान नहीं देती क्या। वो तो बाद में समझ में आता है कि अच्छा भैया ये तो बहरी हो रही है, धीरे धीरे नर्व डैमेज हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में लोगों को लगता था शायद ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है। आगे बोल रहा है सी फेस डिफिकल्टीज इन स्कूल, उसको स्कूल में डिफिकल्टी होने लगी एंड स्ट्रगल टू कंटिन्यू हर म्यूजिक। अब ऑब्वियस सी बात है उसका जो ना म्यूजिकल सो कॉल्ड परसुइट्स करती थी, वो म्यूजिकल को परसुएट करती थी कि मेरे लिए ना म्यूजिक सबसे अच्छा है। तो अब म्यूजिक सबसे पहले सुना जाता है ये बात माना जाता था, लेकिन इनके बाद समझ में आ गया कि भैया म्यूजिक यू कैन फील ऑल्सो। तो भैया स्टार्टिंग में तो फील नहीं कर सकते ना, तो उसका म्यूजिक का करियर डैमेज होने वाला है, म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है वो खत्म होने वाला है, वो सारी दिक्कतें जो है डिफिकल्टीज उसकी लाइफ में आने वाली हैं। बट हर डिटर्मिनेशन हेल्प हर ओवरकम दीज चैलेंजेस। पर जो डिटर्मिनेशन है, पर जो वो लगन है, चाहत है कि भैया कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, इसीलिए जो है हम आज उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। अगर वो भी इस बात को समझ लेती कि भैया मेरी लाइफ में तो यही लिखा है कि मैं बहरी ही रहूंगी और मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं सुन सकती, तो आज वो भी एक कॉमन विमेन होती और मर चुकी होती और हम उसको जानते भी नहीं। तो हम जानते क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने अपनी डिसेबिलिटी को, उसने जो उसको स्पेशल में बदल दिया, उसने जो उसको इंप्रोवाइज कर दिया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है बाल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज द रॉन। अब देखो यही एक बंदा था जिसने जो है एल्विन की हेल्प की थी, जिसने जो है मतलब बेसिकली इसकी हेल्प की थी, क्योंकि जब ये ड्रम बजा रही थी, मैंने आपको कहानी में याद होगा, तो वो कहता है कि भैया तुम फील करो, सुनो मत, जस्ट फील बाय योर बॉडी। तो फील करते तो समझ में आता है कि भैया ये बड़े से आवाज आ रही है, छोटे से आवाज आ रही है। ड्रम दो होते हैं ना, छोटे और बड़े। तो वहां पे समझ में आता है कि अच्छा भैया फील तो हो रहा है मुझे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी उनकी लाइफ जर्नी में। आइए देखते हैं क्या कहानी है भैया, आइए देखते हैं। रॉन फॉर्बस वॉज द 11। अब देखो ये कौन होता है? ड्रम वादक। कौन होता है भैया? ड्रम बजाने वाला। ठीक है, तो जो ड्रम बजाते हैं उसको बोलते हैं चीज परक्यूशन टीचर्स। हु नोटिस हर पोटेंशियल डिस्पाइट हर हियरिंग इम्पेयरमेंट। कि भैया जानता है, वो क्या नोटिस करता है कि भैया इसके अंदर पोटेंशियल तो है, इसके अंदर वो जज्बा तो है, लेकिन किसके बावजूद भैया? डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद? कि भैया सुनने में कहीं ना कहीं वो डिसेबल है या अच्छे तरीके से सुन नहीं पा रही, उसके बावजूद भी पोटेंशियल है। आगे ही एंकरेज हर टू फील म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशन। वो कहती है भैया तुम म्यूजिक को ना वाइब्रेशन से फील करने की कोशिश कर,
rather than listening to it। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर मैं बता दूं, पूरी कहानी में ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। क्या कहना चाह रहा है? सुनने के बजाय तू फील करने पे ज्यादा ध्यान दे। आगे, he trained her to sense म्यूजिकल नोट यूजिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि भैया सेंस करने की कोशिश कर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से म्यूजिकल, मतलब म्यूजिकल के जितने भी साउंड होते हैं, जितनी भी चीजें होती है, उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से सेंस करने की कोशिश करो। अब ये सुनने में थोड़ा सा जो है ऐसा लगता है ये कौन सी बात है, अनयूजुअल बात लग रही है, लेकिन फिलहाल उसने ये चीज करके दिखाई, तो ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल तो है। आगे, विच बिकम टू द, देखो, अ फाउंडेशन ऑफ अर सक्सेस, जो कहीं ना कहीं जो था उसकी कामयाबी का फाउंडेशन था। तो हम कह सकते हैं भैया रॉन जो थे, रॉन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने जो है इनको मोटिवेट किया, जिसने जो है ये बताया कि आप औरों से अच्छा कर सकते हो। उसने बताया कि भैया आपको यहां से नहीं यहां से सुनना है, और जो उसने यहां सुनना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी भी हो गया। आई गेस क्लियर होगा। देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएमए बोले तो पेपर में आएगा, पेपर में आएगा वाला क्वेश्चन है बालको, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड Glennie sense music despite being deaf? भैया ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि भैया बहरे होने के बावजूद भी वो म्यूजिक से कैसे अपने आप को सेंस कर सकती थी। तो म्यूजिक को सुनती नहीं थी, वो म्यूजिक को फील करती थी, तो फील करने से जो है उसने उस चीज को अचीव कर लिया। ये देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है भैया। तो भैया वो क्या करती थी, वो यूज करती थी अपनी बॉडी को सेंस करने के लिए वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन को फील करती थी। याद रखना, यू हैव टू राइट दिस वर्ड वाइब्रेशंस। तो वो वाइब्रेशंस को फील करती थी। शी वुड फील द हायर नोट्स थ्रू हर फिंगर टिप्स। वो हायर नोट को जो है फिंगर टिप्स पे जो है क्या करती थी, फील करने की कोशिश करती थी। आगे, एंड लोअर नोट अराउंड हर लेग्स, और जो लोअर नोट था उसको लेग्स से फील करने की कोशिश करती थी। तो यहाँ पे जितने भी नोट हुआ करते थे उसको, मतलब वो फील, ऑब्वियस सी बात है भैया ये चीज मैं बता ही नहीं सकता कि वो कैसे फील करती होगी, हम बस पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक वो फील ना हो तो समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया ना, यू कांट लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग बुक्स, आप किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो वही सेम चीज है कि आप इस लाइन को पढ़ के वो चीज फील नहीं कर सकते, पर फिर भी हम ये मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सच होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भैया वो जो है हाई टोन को जो है किससे, अपने फिंगर टिप से, और लो टोन को अपने जो है पैरों से फील करती थी। सी यूज वुडन फ्लोर एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट दीज वाइब्रेशन टर्निंग टू हर बॉडी इनटू द हियरिंग। अब देखो क्या करती थी वो जमीन का इस्तेमाल करती थी। आपको पता है जमीन में वाइब्रेशन होती है, तो जमीन का इस्तेमाल करती थी, और जमीन के इस्तेमाल से जो है वो हियरिंग मशीन के द्वारा उसको सुनती थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे बढ़ते हैं बाल को। नेक्स्ट है भैया, हाउ डिड, भैया ऑब्वियस सी बात है उसने अपनी कामयाबी में जो है, मतलब ऑब्वियस उसने अपनी लाइफ जर्नी में जो है क्या कामयाबी पाई जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, भाई यही एक पॉइंट है, रॉयल एकेडमी म्यूजिक भैया इंडिया में, सही ना, यूरोपियन बात कर रहे हो आप। तो अब सोचो कि इंडिया कह रहा हूं, सॉरी, यूरोपियन कल्चर में एक ऐसी जगह परफॉर्म करना, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो सुन नहीं सकता। अरे एक अभी हाल ही फिलहाल में एक मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे को लगता है श्रीकांत। तो श्रीकांत मूवी में जो है वो अंधा होता है, पर फिर भी वो जो है ऐसे दिखाता है लाइफ में कि भैया मैं औरों से अच्छा ज्यादा विजन देख सकता हूँ, कि मैं बस सपने देखने, मैं देख क्या सकता हूँ सपने, तो सपने देखता है वो। तो वही ये भी बात है कि भैया वो जो है म्यूजिक को फील करती है, उस चीज को फील करके जो है वो रॉयल म्यूजिक शो में पहुंच जाती है। तो उसकी लाइफ का बहुत ज्यादा पीक लेवल था कामयाबी का। ये आइए देखते हैं कैसे। तो भैया वो काम करती है, इसका मतलब क्या है, मतलब सो कॉल्ड रेस्टलेसली, मतलब बिना थके, बिना रेस्ट करे, तो बिना रेस्ट करे जो है वो काम करती है, और क्या करती है, टू मास्टर वेरियस, अब जितने भी ड्रम के, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ड्रम बजाने वाला, तो जितने भी ड्रम के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें वो मास्टर कर लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यू जस्ट कुछ भी करना, कुछ भी नहीं कर रहे ना, सारे गम ऐसा नहीं है। तो वो प्रॉपर तरीके से उसको मास्टर कर लेती है, और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, काम करने की वजह से। हर यूनिक एबिलिटी टू हियर म्यूजिक सो वाइब्रेशन इम्प्रेस द इंस्ट्रक्टर एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, कि भैया वो सुन नहीं सकती लेकिन वो फील कर सकती है। तो ये जो एक यूनिकनेस है, ये सभी इंस्ट्रक्टर को, मतलब जब वो अपना सो कॉल्ड इंटरव्यू दे रही होती है, तो इंटरव्यू में सभी इंस्ट्रक्टर जो है बड़े शॉक्ड होते हैं। भाई मैं भी शॉक्ड था पढ़ के, कि सभी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं शॉक्ड होते हैं कि यार हाउ कैन सी फील इट, वो फील कैसे कर सकती है इस चीज को। आगे, सी टॉप्ड हर क्लास, उसके बाद क्या करती है वो क्लास में, ऐसे नहीं कि बस पास हो गई, वो क्लास को टॉप करती है भाई साहब। आगे उसके बाद won the highest mark in the
हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। क्या करती है वो? अर्न करती है। क्या अर्निंग क्या करती है? हाईएस्ट मार्क्स। इससे ज्यादा मार्क्स जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई नहीं पा पाया। तो आप ये तो समझ सकते हो कि भैया टैलेंट ही था जो उसको सबसे आगे ले जाता है। ये इस कहानी का पार्ट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। पार्ट 1 का इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट सीन। ठीक है जी, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को। आगे व्हाई डिड भैया उसको, ऑब्वियस सी बात है भैया, आप इसको जो है एक इंस्पिरेशन कैसे कह सकते हो उधर के लिए कि यार वो इंसान डिसेबल था। मैं तो कहता हूं डिसेबल कुछ नहीं होता है, स्पेशल होता है। तो वो क्योंकि कहानी में डिसेबल है तो मुझे डिसेबल वर्ड बोलना पड़ रहा है। यार वो डिसेबल था, उस डिसेबल के बावजूद भी वो जो है टॉप कर गई, वो जो है जिंदगी के इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गई। तो ये कहीं ना कहीं और लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, और लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि अगर आप मेहनत करते हो तो उस चीज में आगे बढ़ जाओगे। क्या बोलना चाह रहा है भैया कि भैया इनकी जर्नी ट्रेवलिंग की जर्नी फ्रॉम बीइंग अ डेफ चाइल्ड टू अ वर्ल्ड फेमस। इसका मैं दोबारा बता दूं, प्रिकॉशनरी मतलब क्या होता है? ड्रम वादक। ड्रम, ड्रम कैसे लिखते हैं? मेरे को हिंदी वैसे भी नहीं आती। ड्रम, ड्रम वादक, अरे ड्रम बजाने वाला, ठीक है, ड्रम। तो वो ड्रम वादक जो थी सबसे ज्यादा थी, जो कहीं ना कहीं क्या थी, जो अपने डिटर्मिनेशन और अपने पैशन के साथ जो है एग्जाम्पलीफाई कर रही थी, सबसे ज्यादा जो है लोगों को हाईलाइट करवा रही थी कि भैया मैं सबसे अच्छी हूं। आगे सी प्रूव दैट फिजिकल डिसेबिलिटी डू नॉट डिफाइन वंस कैपेबिलिटी, कि किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी किसी की कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, याद रखना कि किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी किसी का जो है कैपेबिलिटी वो नहीं करता है। आगे हर स्टोरी इंस्पायर अदर टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव देयर ड्रीम्स। उसकी स्टोरी इंस्पायर करती है कि हम अपने ऑब्स्टिकल्स को, हम अपने बर्डन्स को, हम अपनी जितनी भी लाइफ में हार्डशिप होती है उसको हम टैकल करके जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो एक मोटिवेशनल लाइन भी है और इंपॉर्टेंट लाइन भी है। टेक ए स्क्रीनशॉट बाल को, टेक ए स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि भैया उसकी मेजर अचीवमेंट रही है अपने करियर में, मतलब वो अपने करियर की सबसे बेस्ट अचीवमेंट मिला है उसको, आप ये बात कैसे कह सकते हो? ऑब्वियस सी बात है भैया, उसने जो है रॉयल उस म्यूजिक में भी चले गए, इसके साथ साथ वो दुनिया के हर एक जगह पे जो है उसने म्यूजिक बजाया है, तो फेमस भैया। तो भैया वो जो है फर्स्ट डेफ म्यूजिशियन थी जिसने जो है इंटरनेशनल अक्लेम पाया, इन द सेंस वो पहली ऐसी डेफ म्यूजिशियन थी जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। पहली बात तो यही है। आगे शी वॉन द रॉयल, मैंने बताया था कि भैया वो रॉयल फिल्मेटिक सोसाइटीज जो है प्रेस्टिजियस सबसे पहले सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो म्यूजिक में, ठीक है, तो वो ग्रेमी अलग चीज है, ठीक है। तो ये सोलोइस्ट सबसे बड़ा अवार्ड जो उसने अचीव किया इस चीज में, ठीक है। शी हैज परफॉर्म इन ओवर 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज से ज्यादा उसने परफॉर्म कर रखा है। कोलैबोरेटेड विद द लीडिंग म्यूजिशियंस एंड इंस्पायर्ड मिलियंस, उसने जो है कोलैबोरेशन किया बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ, उसने मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर किया। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि भैया इससे ज्यादा अचीवमेंट उसको क्या चाहिए, और किसी भी इंसान को इससे ज्यादा अचीवमेंट क्या चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट बाल को। आगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिस्मिल्लाह खां के ऊपर कि बिस्मिल्लाह खां की लाइफ जो थी पहले कैसी थी और वो शहनाई से कैसे इंट्रोडक्शन हुआ। तो भैया बिस्मिल्लाह खां जी हम सब लोग जानते हैं, मैंने कहानी में बताया था कि यार क्या ग्रेट पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी में दिखाता है कि भैया आप किसी काम को ऐसा करो कि नंबर 1 बन जाओ, तो फादर बोला जाता है इनको, जबकि इन्होंने इन्वेंट भी नहीं किया था। तो आप समझ सकते हो। अब आपको पता है सहनाई नाम कैसे पड़ा था, सह और नाई, ठीक है। तो ये उसके एक नाई बजा रहा था शहनशाह के दरबार में, तो सहनाई बन गया नाम। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस पूछा ही नहीं गया, जो पूछा गया उसकी जवाब देता हूं कि भैया कैसे जो है बिस्मिल्लाह खां की अर्ली लाइफ थी और कैसे जो उसको सहनाई इफेक्ट करती है। देखते क्या चीज। बिस्मिल्लाह खां वाज बोर्न इन नुरमाओ बिहार। तो कहां पैदा होते हैं भैया? वो बिहार में जो है बोर्न होते हैं इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, इन द सेंस अब ये बिस्मिल्लाह खां जी के साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है क्या, कि वो एक म्यूजिशियन फैमिली में जो है पैदा होते हैं। उनके दादा परदादा उनके पापा सब जो है म्यूजिक का ही काम कर रहे होते हैं, तो म्यूजिशियन फैमिली में पैदा होते हैं। ही वाज ट्रेन्ड बाय हिज मैटरनल अंकल, ठीक है, उनके जो है मैटरनल अंकल जो है उनको ट्रेन करते हैं। आगे अली बख्श आगे हु प्लेड द सहनाई एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस, वो विष्णु टेम्पल बनारस में जो है सहनाई प्ले करते थे। तो देखो यार ये कितनी प्यारी बात है, मतलब ये यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत जीता जागता एग्जांपल है कि भैया
हम लोगों ने आज के जमाने में ये हिंदू मुस्लिम हो चुका है, लेकिन पुराने जमाने में देखो कि एक मुस्लिम भाई जो है एक हिंदू टेंपल में जो है वो शहनाई बजा रहा है। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेसी है, ये दिखाता है लाइफ में हमारी इंडियन कल्चर में कि हम सब लोग एक ही थे। आज के जमाने में बहुत ज्यादा हो गई है कि ऐसा हो गया, लेकिन पुराने जमाने में सब लोग कितना भाई प्यार से रहते थे। आगे, बिस्मिल्लाह डेवलप्ड अ डीप लव फॉर द शहनाई एंड स्पेंड आवर्स प्रैक्टिसिंग इट। फिर क्या हुआ, वहां पे वो घंटों जो है शहनाई सुनते थे, उसके बाद जो उनको बड़ा डीप लव हो गया उससे, उसके बाद उन्होंने जो उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। तो ये बिस्मिल्लाह खां जी की जो है स्टार्टिंग अर्ली पॉइंट है, जहां पे वो शहनाई से प्यार करते हैं और शहनाई को जो है फिर लिखना स्टार्ट कर, मतलब सोकल बजाना स्टार्ट कर देते हैं। आई गेस क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं बालको, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां लेवेट द स्टेटस ऑफ द शहनाई। ऑब्वियस सी बात है भैया, बिस्मिल्लाह खां जो है कैसे जो शहनाई का स्टेटस है उसको और अच्छा कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि मतलब शहनाई को आज के जमाने में इस समय देखा था, जितने भी अच्छे काम होते हैं कहते शहनाई बजाओ, तो जितने भी अच्छे काम होते हैं वहां पे शहनाई को यूज किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां ने कैसे इसका रोल प्ले किया है। The Sehnai was traditionally played during the wedding and temple ceremonies। मैंने आपको अभी बताया कि शहनाई जो है वेडिंग में और टेम्पल सेरेमनी में बजाया जाता है। तो आज के टाइम पे बहुत प्योर हो चुका है शहनाई बजाना। आगे, बिस्मिल्लाह खान ट्रांसफॉर्म it into the respected classic instruments by performing it in the concert and adding it to the India's cultural identity। मतलब बिस्मिल्लाह खान जी एक बात बोलते हैं जो आपको याद रखनी है, क्या कि इंडियन म्यूजिशियन में इतनी पावर है, इंडियन म्यूजिक में इतना पावर है कि पूरी दुनिया में जो है डोमिनेट कर सकता है। तो जो कल तक सिर्फ मंदिरों में और सो कॉल्ड शादियों में बजाया जाता था, ये एक वर्ल्ड कॉन्सेप्ट बन गया। इन द सेंस यूएसए से लेके इन्होंने भी दुनिया के हर एक कंट्री में जो है शहनाई बजाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इंडियन कल्चर को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। आगे, हिज परफॉर्मेंस पॉपुलराइज्ड द शहनाई ग्लोबली। तो इनकी परफॉर्मेंस ने जो है शहनाई को पूरी दुनिया में जो है बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था। तो मैंने बताया ना, भले ही इन्होंने इन्वेंट नहीं किया है शहनाई को, पर फिर भी इनको जो है फादर माना जाता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट बाल, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं बालको, आगे बढ़ते हैं। What role did बिस्मिल्लाह खान प्ले ऑन इंडियंस इंडिपेंडेंस डे। भाई इससे बड़ी बात क्या होगी, मतलब मैं सुन के पढ़ के हिल जाता हूं कि बिस्मिल्लाह खान ने जब आजादी के टाइम पे पहली बार कह सकते हो कि ऐसा हुआ है कि इंडियन कल्चर को दिखाया गया है राष्ट्रपति उसमें लाल किले में, कि महात्मा गांधी से लेके हर कोई जो है बिस्मिल्लाह खान जी को सुन रहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी सुन रहे हैं उनके शहनाई को, तो बड़ी प्यारी बात है। ये देखते हैं क्या चीज है बाल को। On August 15, 1947, Bismillah Khan performed from the Red Fort after पंडित जवाहरलाल नेहरू हिस्टोरिक स्पीच कि भैया ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी के बाद जवाहरलाल नेहरू की स्पीच के बाद बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई बजाते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आगे, his performance symbolized India's rich cultural heritage and marked the celebration of freedom। कि भैया ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ये सिंबलाइज करता है क्या, कि भैया ये इंडिया का रिच कल्चर है, इसके साथ साथ सिंबलाइज करता है कि भैया हमारा सेलिब्रेशन में आजादी, मतलब आजादी के सेलिब्रेशन में भी रोल प्ले कर रहा है और इंडिया के रिच कल्चर को भी दिखा रहा है। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था बिस्मिल्लाह खान जी के लिए। इवन इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, हर कोई चाहता है कि वो मिले उसको। क्लियर है बाल को, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to settle abroad despite many offers। भैया उनको यूएसए में भी ऑफर आया कि सर आप आ जाइए, कॉलेज खोल लेंगे आपके लिए, मंदिर बना देंगे। तो वो कहते हैं मजाक में कि भैया गंगा नदी को भी ले आओगे क्या इस तरफ, ऑब्वियसली नॉट। तो उनको कई सारे ऑफर मिलते हैं कि सर अब्रॉड में सेटल हो जाइए, हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन फिर भी जो है वो अब्रॉड में सेटल नहीं होते, वो इंडिया को नहीं छोड़ते। ये दिखाते हैं कितने वो मातृभूमि से और कितने अपनी जमीन से प्यार करते थे। ये एक सच्चे देशभक्त और ये सच्चा टैलेंट जिसको होता है, जिसको अपने कल्चर, जिसको अपने अपने काम से प्यार होता है, वही ऐसा इंसान होता है। अब चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे बिस्मिल्लाह खां हो। आइए आगे बात करते हैं बाल को क्या कहना चाह रहा है। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट टू बनारस एंड द गंगा। कि भैया बिस्मिल्लाह खान जो था इंडियन कल्चर से बहुत रूटेड थे, बहुत जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ उनको जो है बनारस और इंडियन कल्चर, इंडियन टेंपल से बहुत ज्यादा लगाव था। आगे, he believed that his music was inspired by his homeland and decline of the settle abroad। तो बोलते हैं कि जो मेरा म्यूजिक है उसका जो मुझे इंस्पिरेशन है वो मेरे होमलैंड से ही मिला है, मेरे घर से ही मिला है। तो भैया वो मना कर देते हैं कि भैया मैं जो है अब्रॉड में नहीं रुकूंगा। आगे, इवन व्हेन दे आर इंक्लूडेड, अब ऑब्वियसली बात, उनको बहुत सारे जो है
टेंटेटिव या बहुत सारे जो है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज मिली थी कि घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके बावजूद भी वो नहीं जाते हैं कि नहीं भैया मैं इंडिया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। टेक ए स्क्रीनशॉट बाल को, टेक ए स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां म्यूजिक रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। ये तो बताने वाली बात ही नहीं भैया कि बिस्मिल्लाह खां की जो सहनाई थी वो कैसे इंडियन ट्रेडिशन को, कैसे इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। तो उनकी सहनाई जो है ऑटोमेटिकली जो है एक ब्लड में एक एनर्जी क्रिएट करती है। अगर आप देखिए बिस्मिल्लाह खां की सहनाई, तो आप अगर यूट्यूब पे भी डालोगे तो आपको सुन के इतना अच्छा लगेगा, तो जो लाइव देख रहे होंगे उनको कितना ही प्यारा लगता होगा ये चीज। आइए देखते हैं क्या चीज है भैया। Bismillah Khan's music was a blend of devotion, spirituality, and Indian classic elements. His performance often reflected the essential of Banaras and its religious and cultural vibrancy. कि भैया कहीं ना कहीं जो है उनके साउंड में ना एक इंडियन सोकल रूट दिखता है। उनके साउंड में जो है वो भारत की परंपरा, भारत की मिट्टी, भारत की खुशबू नजर आती है। आगे, ही कंसिडर्ड हिज सहनाई अ ट्रिब्यूट टू इंडियन हेरिटेज, कि भैया वो इंडिया के हेरिटेज से जो है इसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि भैया सहनाई मतलब इंडियन हेरिटेज। तो ये दिखाता है कि वो कितना रूट पर्सन थे। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं इस टाइप की सोच नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि भैया ये तो बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हो गया है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मुझे कोई कहे कि भैया पढ़ाने के लिए आप यूरोप आ जाओ, तो मैं भक्ति में जाऊंगा। तो यही डिफरेंट एक महान आदमी में और एक कॉमन इंसान में, तो वो इंडिया के हेरिटेज को बहुत लव करते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन इनको सल्यूट है भाई साहब, इनको सल्यूट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बाल को, टेक है स्क्रीनशॉट। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। What are some of the awards and honor received by the बिस्मिल्लाह खां। अरे भैया इसको पढ़ो, इसको क्या लगेगा अरे तुम क्या ही कर रहे हो क्या क्या अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सब मिल चुका है इनको। तो क्या क्या अवार्ड जो है बिस्मिल्लाह खां जी प्राप्त कर चुके हैं, एक बार उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला उनको। तो बिस्मिल्लाह खां वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न, उनको भारत रत्न मिल चुका है, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, कि भैया सबसे बड़ा भारत का नागरिक जिसको होता है उसको मिलता है भारत रत्न। अलॉन्ग विद पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है एंड पद्म विभूषण। तो इन द सेंस ये तीन अवार्ड सबसे बड़े होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सारे अवार्ड जो है इनको मिल चुके हैं। आगे अब इसके साथ साथ जो है ना जाने कितने सारे और जो है पैरेलल क्लासिक म्यूजिशियंस के जो है उनको मिल चुका अवार्ड। तो ये देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली उनको बहुत बड़े लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे अवार्ड मिल चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टेक ए स्क्रीनशॉट बाल को, टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं बाल को। हाउ, अब दोबारा वो क्वेश्चन आ गया कि दोनों को मर्ज कर देते हैं कि दोनों की कहानी में जो है कैसे जो है एक डेडिकेशन है म्यूजिक को लेकर। मैं हमेशा मानता हूं डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन यही एक रूट कॉज होता है, यही एक रूट रीजन होता है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब हो सकते हो। इन दोनों कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? तो भैया इन दोनों कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप वफादार हो अपने काम के लिए, इफ यू आर डिटरमाइंड बाय योर वर्क, तो आप जो जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ईमानदार होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। क्या बोलना चाह रहा है भैया? बहुत जो है ये क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इमेंस डेडिकेशन को, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फील्ड, अपने अपने फील्ड में जो है, क्योंकि वो ड्रम बजाती है और ये सहनाई बजाते हैं, तो भले ही म्यूजिक हो पर फील्ड तो अलग अलग है, देश अलग अलग है, पर दोनों एक चीज में कॉमन है, क्या? डेडिकेशन, दोनों के अंदर डेडिकेशन है। आगे जो पहला है वो डिसेबिलिटी को ओवरकम करती है और पूरी दुनिया में जो है ड्रमिस्ट बन जाती है सबसे बड़ी, और बिस्मिल्लाह खां जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं सहनाई को ग्लोबली पूरे क्लासिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मतलब पूरे क्लासिक इंस्ट्रूमेंट को वर्ल्ड फेमस बना देते हैं। तो ये दिखाते हैं कि भैया दोनों जो है अपने म्यूजिक को लेके कितने ज्यादा कमिटमेंट थे, कितने ज्यादा डेडिकेटेड थे। आई गेस क्लियर होगा बाल को, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट चैलेंजेस, दोनों चैलेंजेस जो है क्या मिलता है भैया? देखो दोनों को चैलेंजेस मिलते हैं, ऑब्वियस बात है, एक तो सोशली बैकग्राउंड वीक भी थे, एक जो है फिजिकल वीक थे। तो इकोनॉमिकल फिजिकली वीक थे, उसके साथ साथ जो है समाज ने उनको वो मोटिव नहीं दिया। और आप गिटार बजाओ, क्या बजा रहे हो? तो ऐसी चीजों को लिया गया है जो इतने फेमस नहीं है, पर इंसान ने काम कर दिया, इंसान ने काम कर दिया तो फेमस बन गया। समझ रहे हो? तो भैया ये फेस करती है क्या? एक डेफनेस, बट सी यूज हर बॉडी टू सेंस म्यूजिक बाय वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन के थ्रू जो है उस चीज को फील करती है। और जो खान साहब है वो जो है फेस करते चैलेंजेस, वो एवलेटिंग द स्टेटस ऑफ फोक इंस्ट्रूमेंट्स द सहनाई, सहनाई का जो स्टेटस है वो अलग ही था। ठीक है कि भैया वो तो इंडियन रिच कल्चर में नहीं जा पाएगा वो। आगे, बहुत ओवरकम देयर डिफिकल्टीज, दोनों जो है हार्ड वर्क, पैशन, इनोवेशन के साथ जो है अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है इसकी, ये एक सबसे बड़ी बात है। आई गेस क्लियर होगा बाल को, आई गेस क्लियर होगा। नेक्स्ट,
वॉट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ, अब दोनों की लाइफ से क्या लेसन मिलने को मिलता है भैया? दोनों की लाइफ से जो है ये सीखने को मिलता है कि आप अपने काम के प्रति अगर प्यार दिखाते हो तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? कि भैया इन दोनों की जो लाइफ है वो टीच करती है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ परसेवरेंस, कि भैया आप पैशन स्टेइंग विद योर ट्रू रूट, मतलब अपने जमीन से जुड़े रहो, अपने पैशन से जुड़े रहो। ये एक सच्चे इंसान की निशानी होती है अगर उसे कामयाब होना है तो। ये दिखाता है क्या? डेडिकेशन जो है किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकता है और आप अचीव कर सकते हो ग्रेटनेस, ठीक है, महानता अचीव कर सकते हो अपने कल्चर और पर्सनल वैल्यूज के साथ साथ। ठीक है, तो अपने कल्चर और पर्सनल वैल्यूज को प्रिजर्व करके, अपने काम को फोकस करके आप जिंदगी में किसी भी कामयाबी को ऊंचाइयों तक ले सकते हो। इस तरीके से आप भी ऊंचाई तक ले जा सकते हो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो। मेरा नाम है राहुल द्विवेदी, आप अभी पढ़ रहे थे द साउंड ऑफ म्यूजिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।